हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई एंड एसी के इस लेक्चर की। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस के जेईई मेंस के फॉर योर एग्जाम 2026 एक परफेक्ट रिवीजन के लिए वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और गाइस सम ऑफ द जो चैप्टर्स हैं जो बचे हैं फिर ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी सीरीज, जिसके थ्रू आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एडवांस टाइप की प्रॉब्लम्स का। यानी बच्चे को डर लगता है सम टाइप की यार उस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो दिस इज द सीरीज जिसके थ्रू आप अपना बेस्ट रिवीजन कर पा रहे हो, राइट। सो आज ईएमआई के क्वेश्चंस हैं और आपके एसी अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस हैं। फिर कितना भी डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप का वेरिएशन वाला पेपर आपका आ जाएगा तो आप हैंडल कर सकते हैं। वो सारी टेक्निक, वो मेथड, वो कॉन्सेप्ट अप्रोच करने का तरीका, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसका डेटा अंडरस्टैंड करेंगे, इंफॉर्मेशन को लिख के उसके बाद अप्रोच कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। उसने बोला यूनिफॉर्म वाउंड सोलेनोइडल कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। भाई पहले लिख लेंगे, उसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको दे रखा है 1.8 10⁻⁻⁴ और आपको पता है इसकी यूनिट होती है गाइस हेनरी। रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम, है ना। जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो आपका 6 ओम है। इज ब्रोकन अप इनटू 2 आइडेंटिकल कॉइल्स। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब एक कॉइल हमारे पास है ये जिसका सेल्फ इंडक्टेंस ये है, इसको दो कॉइल में एक तरीके से डिवाइड कर दिया गया। इसकी दो कॉइल बनाई है एक की, तो इसकी दो कॉइल बनाएगी, इसको ब्रोकन किया गया है। तो आपने क्या करना है, एक पार्ट सपोज करो ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो इसका नया सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा L1, इसका बनेगा L2। तो सिंपल ये दो पार्ट आपने इसी से बनाए हैं, ठीक है। अब इनका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, जब ओरिजिनल वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ये है, इससे दो पार्ट आपने कर दिया तो उसका हाफ हो जाएगा ना। इसका हाफ क्या होगा 0.9 10⁻⁴ एंड दिस इज ऑल्सो 0.9 10⁻⁴। ये अलग अलग हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, दीज आइडेंटिकल कॉइल्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके 15 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले इनको पैरेलल में आप बना लेंगे। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर एक बैटरी कनेक्ट कर दो यहाँ पे, कितने वोल्ट की सर, 15 वोल्ट की। मतलब आपको क्या दे रखा है, ये वोल्टेज दे रखा है। क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, राइट। अब यार चाहे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो या जो इंडक्टर कॉइल होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट करो, रिलेशनशिप सेम रहेगी आपकी टू फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू, राइट। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे L इक्विवेलेंट, तो ऑब्वियसली L1 L2 ओवर L1 प्लस L2 से ही आएगा दो के लिए, अदरवाइज तो आपको पता ही है। सो L1 है आपका दिस एंड दिस, और दोनों सेम ही है ना। अगर मैं इसको L इंटू L ओवर L प्लस L मान लो ना बच्चों, तो आप देख लो L/2 ही बचेगा भाई, यहाँ पे L/2 बचेगा ना। और L अगर मैं इसको मान के चल रहा हूँ तो ये दोनों चूंकि सेम है तो इसका भी हाफ करना है, मतलब यानी 0.9 इंटू 10⁻⁴/2 करना है। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। ये आ गया, बस इतना समझ लो कि आपका L इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.9/2 इंटू 10⁻⁴ है, इतना हेनरी है। ओके सर, लेकिन बैटरी जो है उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, राइट। द टाइम कांस्टेंट फॉर द करंट इन द सर्किट, वी हैव टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट। बच्चों याद करो टाइम कांस्टेंट को आप कैसे निकाल सकते हो, टाउ से डिनोट करते हैं, वो होता है L/R। रेजिस्टेंस है और L इक्विवेलेंट है। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि जो यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनोइड कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है 6 ओम। याद रखना, एंड रेजिस्टेंस 6 ओम इज ब्रोकन अप इनटू 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, इज ब्रोकन अप इनटू 2, हो 6 ओम जो रेजिस्टेंस है उसको भी ऐसे ही किया गया है ना। तो वो 3 बन जाएगा। तो ये दोनों अकेले नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ये है रेजिस्टेंस और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम, क्योंकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है उस ओरिजिनल वाली का, ठीक है। तो 3 जाएगा और तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो बच्चे ये भी 3 इंटू 3 प्लस 3 ये भी बचेगा आपके पास, और ये भी ऑब्वियसली इसका हाफ ही बचने वाला है आपके पास, तो दैट इज 3/2,
ठीक है, ये भी 3/2 बचेगा। तो ये याद रखना, ये मेरे से यहाँ पे छूट गया था। वो रेजिस्टेंस भी दे रखा है, उसको भी हाफ डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसी तरीके का कॉम्बिनेशन, मजा आ जाएगा। तो देखो आर इक्विवेलेंट भी पता है, ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट, और ये बन गया 0.9 10⁻⁴/2 होल में 3/2, 2 आपका कैंसिल, तो 0.3 10⁻⁴, इतना आएगा आपका टाइम कांस्टेंट। आई थिंक सो दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको अगर आपने 3 लिखना है तो आप लिखेंगे 3 इंटू पॉइंट हटाओगे तो -5 हो जाएगा। ये बन गया आपका फर्स्ट आंसर, है ना। अमेजिंग क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो नेक्स्ट आपके एग्जाम में तो डिक्टो रिपीट हो जाएंगे ना। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर कि यूज कैसे करना है। नेक्स्ट क्या पूछा है, द स्टडी स्टेट करंट ऑल्सो फाइंड। स्टडी स्टेट करंट का मतलब बच्चे ये होता है कि जब ये बैटरी यहां से करंट सप्लाई कर रही होगी, तो आप ध्यान से देखो, इसमें इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो एलआर सर्किट है ना। और स्टडी स्टेट पे ये जो कॉइल होती है एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करती है। मतलब स्टडी स्टेट पे आप इस कॉइल को हटा के सिंपल एक वायर कनेक्ट कर सकते हो। तो जब ये एक वायर की तरह बिहेव करेगी तो केवल इस ब्रांच में 3 ओम रेजिस्टेंस बचेगा और इसमें भी, मतलब सर्किट आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, सिंपल इस तरीके से, क्योंकि आपकी जो कॉइल्स हैं स्टडी स्टेट कंडीशन में वो वायर की तरह ट्रीट हो जाएंगी। तो जो बैटरी है वो केवल 2 रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रही है 15 वोल्ट की, और ये स्टडी स्टेट करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ आप यूज कर सकते हो, दैट इज V/R इक्विवेलेंट। यानी V है 15 और R इक्विवेलेंट इसका 3/2 आया है। तो बच्चों आप देख सकते हो, इसको सॉल्व कर लो तो 10 एम्पियर इज द स्टडी स्टेट करंट। ठीक है, तो याद रखना स्टडी स्टेट कंडीशन में कॉइल को रिमूव करके आप वहां एक वायर लगा सकते हो, सिंपल। दिस इज द वेरी 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 फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, एप्लीकेशन करना आ गया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल गया। बल्ले बल्ले ना, यस। सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑसम, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है इस टाइप का प्रॉब्लम। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, धरती के चांद सितारों, ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है तो दिस इज द टेक्निक जो आपको आनी चाहिए, मजा आएगा फिर, राइट। ओके गाइस, क्वेश्चन आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, उसको भी देख लो, एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने बोला द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट, राइट। इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट I is 5 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। उसका डिक्रीजिंग रेट दे रखा है, ध्यान देना भाई। ओरिजिनल जो करंट है गाइस वो दे रखी है आपकी 5 एम्पियर, लेकिन ये डिक्रीज कर रही है तो हम लिखेंगे di/dt, दैट इज द रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट है ये, एंड दिस इज गिवन 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। और ये जो रेट है ये डिक्रीजिंग है, इसका भी यहाँ पे मीनिंग है, दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस कि क्या बोला गया है, उसी से क्वेश्चन क्रैक करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। डायग्राम आपको दे रखा है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, फिर एक इंडक्टर कॉइल है, एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट ए। रेजिस्टेंस बच्चों 1 ओम है एंड दिस इज 15 वोल्ट एंड दिस इज 5 मिली हेनरी। याद रखना इसकी यूनिट है, और 5 मिली हेनरी को बच्चे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ हेनरी, सिंपल। करंट फ्लो कर रही है, सो ये नहीं बताया किधर को जा रही है, बताया डायग्राम में बोला है करंट इधर जा रही है, दिस इज द करंट। ए साइड से बी साइड जा रही है, तो जिधर से भी आ रही है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना केवीएल अप्लाई करना। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े आपको किसी भी सर्किट में, ऑलवेज यूज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम एक आएगी कि सर ये कॉइल को कैसे डील करेंगे, आई मीन ये जो कॉइल है इंडक्टर, ये किस तरीके से हम इसका पोटेंशियल लेंगे। इसका पोटेंशियल V = IR से आ जाएगा, ये बैटरी है ऑलरेडी, इसका पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो ये कॉइल किस तरीके से एक्ट करेगी इस सिचुएशन में। उसने बोला इसमें जो करंट जा रही है ना, वो करंट तो इसी से होते हुए इसमें भी एंटर करेगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बच्चों जब भी किसी कॉइल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करंट एंटर करे तो ये कॉइल एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, ऐसी बैटरी कि देखो अगर करंट जा रही है इधर से देखना लेफ्ट टू राइट, तो ये एक ऐसी बैटरी से रिप्लेस कर दो जिसका नेगेटिव टर्मिनल इसकी फेसिंग साइड होगा, यानी लेफ्ट में होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल इधर साइड में होगा, राइट में। इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो अगर डिक्रीजिंग है। अगर सर इंक्रीजिंग करंट होती तो प्लस पहले आता, माइनस बाद में।
ये आपने समझना है। तो हम इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करेंगे। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर बैटरी, एंड इस कॉइल ये यहां से यहां तक कनेक्ट है, यहां पे एक बैटरी ये ले लेंगे, तो ये माइनस ये प्लस, सिंपल, ये बी हो गया। और इसका जो ईएमएफ होगा, ये कॉइल बैटरी की तरह काम कर रही है, इसको ई लिखते हैं, और ई की वैल्यू हम निकालते हैं एल डी आई ओवर डी टी से। याद आया? ठीक है, EMI का केस है गाइस, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, DI ओवर DT आपको कंप्लीटली दे रखा है। तो L कितना दे रखा है? L ये रहा 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, और DI ओवर DT की वैल्यू है ऑब्वियसली 10⁻3। सॉरी, माइनस नहीं होगा, हाँ माइनस ही दे रखा है वैसे तो ये मिली है, लेकिन ये माइनस नहीं होना चाहिए। एक बार इसको आप चेक कर लेंगे गाइस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, राइट, ये आपका प्लस में जाएगा, 10⁻³ प्लस में होना चाहिए, ये साइन चेक कर लेना। तो ये अगर आपका प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा, यानी इस बैटरी का जो ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो 5 वोल्ट है। कूल। अब हाउ टू अप्लाई केवीएल सर? चूंकि करंट इधर से जा रही है, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहां से स्टार्ट करो, इसका पोटेंशियल मान लो VA है और इसका पोटेंशियल मान लो VB है। तो यहां से स्टार्ट करके यहां पे एंड करना है। तो जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा VA। जैसे आप आगे जाओगे, यहां से चलने के बाद इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, जब आप रेजिस्टेंस में एंटर करते हो, तो जब आप लिखोगे इसके अक्रॉस V = IR, तो माइनस लिखना है। करंट की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हुए माइनस लेना, IR यानी I इंटू उसका रेजिस्टेंस। फिर जैसे ही करंट यहां पहुंचेगी, आप भी यहां से कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंचेंगे, तो बैटरी एज इट इज दे रखी है, तो माइनस से प्लस। जब आप जिस टर्मिनल पे आप एंटर कर रहे हो, उससे बाहर निकलते हुए टर्मिनल का साइन लेते हैं, यानी माइनस पे एंटर कर रहे हो, बाहर निकलोगे प्लस पे, तो प्लस लेंगे यहाँ, यानी इसका वोल्टेज प्लस आएगा, तो +15, क्योंकि ऑलरेडी वोल्टेज दे रखा है, वही लेना है। फिर आप यहां पहुंचोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी माइनस से प्लस जा रहे हो, देखो माइनस से प्लस, तो इसका वोल्टेज भी प्लस लेना, तो दिस इज 5 और इक्वल टू गाइस VB। ठीक है, दिस इज योर सिचुएशन, जो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। लास्ट का पॉइंट B है, बस उसको इक्वेट करना है। कुल, अब देखो VA माइनस करंट है 5, रेजिस्टेंस है ये 1 + 15 + 5 इक्वल टू आपका VB। ये 5 आपका कैंसिल। हमें कैलकुलेट करना है VB माइनस VA, तो VA को इधर लेके जाओ तो 15 आ गया ना भाई, तो हम लिखेंगे VB माइनस VA इक्वल टू 15 वोल्ट। यही हमारे से पूछा गया है। लेकिन अगर पूछता A माइनस B वाला वोल्टेज, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VA माइनस VB, तो भाई इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो -15 वोल्ट होगा। ये पूछा है तो ये आंसर करके आना, ये है तो ये वाला। ठीक है, तो दैट इज हियर इज द क्वेश्चन, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VB माइनस VA, एंड वो आपका 15 वोल्ट होने वाला है। सिंपल, समझ गए? यस, हाँ, ये डेटा चेंज करने ला, रेट ऑफ डिक्रीजिंग वाला। ठीक है, कूल। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। हर क्वेश्चन का अपना एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी अपनी कहानी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका यूज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसी के सिमिलर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा और आपसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। यही तो कमाल है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑसम, राइट? चलो भाई, क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया जाए, उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया जाए। दोस्त यारी जरूर करनी चाहिए क्वेश्चन से, जब वो समझ आएगा तो सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, सो उसने बोला थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R, ओके, इज फॉलोइंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन B, जो कि डायग्राम में दिख रहा है भाई। एट अ पोजिशन MNQ द स्पीड ऑफ द रिंग इज V एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो उसमें डेवलप होगा अक्रॉस द रिंग इज। तो कहानी इज दैट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करा गया है, और क्रॉस में जब मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब होता है ये ऐसे जा रहा है, इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलरली अंदर को जा रहा है। जैसे आप अपनी नोटबुक पे अगर लिखेंगे तो पेन को इस तरीके से करो, ऐसे अंदर जा रहा है। कूल है। अब इसके अंदर एक रिंग को छोड़ा जा रहा है, और उसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे जब वो होगा, यहां पे वो रिंग होगा ऐसे ऊपर से जब आ रहा होगा, तो यहाँ सेंटर है उसका और ये 2 एंड है। एंड पे नाम दिया गया M और इसको नाम दिया गया Q, और यहाँ पे कुछ बोला है N, और ये रिंग है, और ये अगर इसका सेंटर है तो ये इसकी रेडियस होगी R। ठीक है, तो ये किसी स्पीड से नीचे को आ रहा है, मतलब नीचे को जब ये आ रहा है तो किसी स्पीड से आ रहा है। तो देखो ना, आप खुद सोचो, इस पेपर को समझ लो आप एक तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इस मार्कर को देख लो। जब ये पेपर ऊपर से ऐसे नीचे आएगा तो 90 डिग्री पे कट करेगा, तो जब रिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसके एंड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर ना हो के किसी अदर शेप में कंडक्टर होता है तो उसके दोनों जो एक्सट्रीम एंड होते हैं उनको ज्वाइन करके वही लेंथ लेनी है, यानी इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है। तो यहां पे एक रिंग है, सबसे पहले आप बात करो, एक रिंग है, तो ये जो रिंग है ये इसका सेंटर है, ये इसका एंड है m और ये इसका एंड है q। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हम इन दोनों एंड को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, हमें इस लेंथ से मतलब है, और ये सेंटर है तो ये इसकी रेडियस r होगी, तो इसकी m और q के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसकी लेंथ लेंगे जो हम, वो लेंगे r प्लस r, दैट इज 2r, और r इसकी रेडियस है, ये इफेक्टिव लेंथ लेनी है। और चूंकि लीनियर वेलोसिटी के साथ ये मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो इंड्यूस्ड डीएमएफ डायरेक्ट निकाला जा सकता है। आपको पता है इंड्यूस्ड डीएमएफ होता है BVL, L लेते हैं इफेक्टिव लेंथ, कूल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो बस निकाल लो, तो E इक्वल टू बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, V इज द वेलोसिटी, जब भी लीनियर वेलोसिटी गिवन होगी, और लेंथ क्या लेंगे उसकी, लेंथ ये नहीं लेंगे, पाई आर नहीं लेंगे, एंड टू एंड ये लेंगे, ये तो ये होगी 2r, तो ये बन गया बच्चों 2BVR। दिस इज योर इंड्यूस्ड डीएमएफ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इंड्यूस्ड डीएमएफ होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का। तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पे होगा, ये आप डायरेक्शन बता सकते हो। राइट हैंड का यूज करना है, कैसे देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो डाउन है ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे, थंब नीचे है, पाम की डायरेक्शन देखो, पाम की डायरेक्शन है इधर, और इधर कौन सा पॉइंट है ये, तो ये प्लस एंड पे जाएगा और ये माइनस पे, और जो प्लस पे जाएगा वो हाई पोटेंशियल है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ क्यू एंड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एम एंड, यानी क्यू इज एट हाई पोटेंशियल, सिंपल, ठीक है भाई। तो जो हाई पोटेंशियल है तो दिस माइनस दिस, तो इसको इसके इक्वल कर सकते हो, यही आपने यहाँ पे बताना था कि Q इज एट हाइयर पोटेंशियल। कैसे बताना है मैंने बता दिया, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा करने के बाद पाम की डायरेक्शन जिधर को भी होगी उधर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा। बेस्ट बेस्ट बॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। इसकी शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, कंसेप्ट तो पता ही होता है, जिससे आप फास्टेस्ट तरीके से प्रॉब्लम को क्रैक कर सको, डील कर सको, सॉल्व कर सको। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्किल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन बॉस, यस। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका नाता आपसे बहुत पुराना है, आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, पीवाईक्यूज में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। सो स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड लेंथ L इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L। एक छोटे वाला लूप है स्क्वायर टाइप का और एक बड़े वाला है, ठीक है। तो ऐसे मान लो, तो ये सपोज करो बड़े वाला लूप है, ठीक है, और इसकी साइड लेंथ L है, और इसके अंदर एक छोटे वाला रखा गया है, और गाइस इसके जो साइड लेंथ है वो स्मॉल एल है, कॉमन सेंटर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, कॉमन सेंटर है, और एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू स्मॉल एल, मतलब ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये बहुत छोटा है एक्चुअली, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया। द लूप्स आर कोप्लेनर, जैसे कि मैंने बना दिया है, एंड देयर सेंटर्स कॉन्साइड, दोनों के सेंटर एक ही है, एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए किसी एक में करंट होनी चाहिए, उसका फ्लक्स किसी दूसरे से पास होगा, इसी तरीके से काम बनेगा, यही प्रोसेस होता है। तो हमने मान लिया जो आउटर वाला बड़े वाले को, जो बड़े वाला लूप है उसको 1 मानना है हमेशा, और अंदर वाले को 2 मानना है, और उसमें करंट इमेजिन कर लेंगे, सपोज करो उसमें करंट जा रही है I बड़े वाले में। तो बच्चे अगर ये करंट जाएगी, देखो क्लॉकवाइज करंट होगी, क्लॉकवाइज करंट कैसा फ्लक्स बनाती है, फील्ड बनाती है, क्लॉकवाइज का फील्ड अंदर को जाएगा, और वो फ्लक्स किससे पास हो रहा होगा, सेकंड कॉइल से, जो छोटी वाली है, क्योंकि छोटी वाली ऑलरेडी उसके अंदर है। भाई यहां से भी पास हो रहा है, लेकिन हमें मतलब है कि इसकी करंट की वजह से जो फील्ड बनेगा वो छोटी वाली कॉइल, जो स्क्वायर कॉइल है, उसके अंदर से पास होगा। तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा है छोटे वाली के, सेकंड वाली कॉइल के, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट इन प्राइमरी वाली। ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो फिर यहां से आप निकालेंगे प्रोपोर्शनैलिटी M और I1, तो ये निकालना है तुमने। तो M इक्वल टू हो जाएगा phi2 by I1। अब आप बोलोगे सर ये फ्लक्स जो सेकंड कॉइल से पास हो रहा है इसको कैसे निकालें? भाई फ्लक्स होता है BA, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हम लेंगे B इंटू A बाई करंट, I करंट है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है किसका?
जिसमें करंट मानी है, यानी प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक होगा भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल 1 का लेना है और जिस एरिया से पास हो रही है वो एरिया लेना है। एरिया छोटी वाली कॉइल का तो A2 लेना है, बस ये ख्याल रखो, मजा आ जाएगा बॉस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर एरिया निकालो। तो स्क्वायर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं तुमने सीख रखा है MSc में। एरिया आप यहां से इसका पुट करते हो, ये L स्क्वायर बनेगा अगर इसको देखा जाए। और B निकालने का फॉर्मूला है किसी ये एक वायर की वजह से निकाल के 1 2 3 4 4 वायर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी सेंटर में किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। और उसका निकालने का फॉर्मूला म्यू नॉट ओवर I ओवर 4 पाई d इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करके बताना। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है, सेकंड मेथड, यानी व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक वी फंडा मेथड। ठीक है, तो उससे आप तो फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। भाई मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी पूछा जाएगा और जो कॉइल है जिनको जो करंट कैरी कर रही है किसी भी शेप में होंगी, मे बी ट्राइंगल, मे बी स्क्वायर, मे बी सर्कुलर, कैसी भी होगी, ये फंडा याद रखना। जब भी M पूछा जाए और उसका फाइनल एक्सप्रेशन ना पूछ के डिपेंडेंसी पूछा जाए कि भाई जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो L इनकी जो साइड लेंथ है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, M हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ स्मॉलर, ठीक है, स्क्वायर लिखना, स्क्वायर ऑफ, है ना, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल कॉइल, जो स्मॉल कॉइल होगी, ओवर लेंथ ऑफ जो बिगर कॉइल होगी, बिगर कॉइल। ठीक है, ये फंडा याद रखना है। मतलब जो छोटी वाली कॉइल है उसकी लेंथ का स्क्वायर लेना है ना, और डिवाइड करना है जो बड़ी वाली कॉइल है उसकी लेंथ से। सिंपल, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और बाई कैपिटल L, यही इसका आंसर आएगा डिपेंडेंसी वाला। अदरवाइज इसमें कुछ टर्म्स आएंगे कांस्टेंट, तो उसको हमने हटा दिया, वो तो पूरे आपको सॉल्व करके ही मिलेंगे। फील आ रहा है? अब ध्यान से देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार सर अगर ऐसे होता, ये तो स्क्वायर कॉइल है लेकिन इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल रख देते हम किसी जिसकी रेडियस R है और इसकी लेंथ L है, तब क्या करेंगे। मैंने बोला ना जो स्मॉल है उसकी जो भी डायमेंशन होगी, जैसे यहाँ लेंथ थी तो लेंथ ली, उसका स्क्वायर करना है, यानी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर और बाई L। सिंपल, ठीक है, आराम से। सर अगर दोनों ही सर्कुलर कॉइल होती तो क्या हुआ, इसकी रेडियस सपोज करो R1 है और बाहर वाले की R2 है, तो हम लिखते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, छोटे वाले की रेडियस है तो रेडियस लेनी है, उसका स्क्वायर बाय बड़े वाले की रेडियस। सिंपल, यही आएगा, आप सॉल्व करके देख लो। बेस्ट टेक्निक, बेस्ट मेथड बता दिया मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम को फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व करने का। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला देखेंगे बॉस। भाई ये सीरीज ना तुम्हें वहां तक लेके जाएगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, फिजिक्स का डर भगा देगी मस्त तरीके से क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम छोटा है लेकिन खोटा है, एक बेस्ट सा फॉर्मूला आपको सीखने को मिल जाएगा, सो दैट्स व्हाई रियली इंपॉर्टेंट। सो कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी, एक कॉइल जैसे कि आपके पास है, ऑब्वियसली इसका इंडक्टेंस दे रखा है 8.4 मिली हेनरी। ओके, रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपको, तो दैट इज 6 ओम एंड दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी 12 वोल्ट, यानी बैटरी का जो वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, okay, the current in the coil is 1 ampere at approximately the time. current in the coil, यानी current in the coil 1 ampere, किस समय पे, वो टाइम निकालना है जब उसकी जो करंट है वो 1 एम्पियर है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट दे रखी है 1 एम्पियर, और किस टाइम पे वो करंट है वो टाइम हमें निकालना है। तो यार ये ना LR सर्किट का केस है, L भी है R भी है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इंस्टेंटेनियसली कोई करंट जब उस सर्किट में फ्लो कर रही होगी तो उसका फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट है इसलिए करंट इंक्रीज कर रही होगी ऑब्वियसली। तो यहां पे इस केस में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू I naught 1 minus e raised to power minus t by tau. This is the formula you have to remember. Whenever LR circuit is connected to the battery, it means वहां पे करंट इंक्रीज करेगी। अगर बैटरी को सर्किट से डिसकनेक्ट कर दे जाए तो करंट डिक्रीज करेगी। फिर फॉर्मूला ये यूज नहीं होगा, 1 माइनस हट जाएगा, I naught इंटू e raised to power minus t by tau बचेगा केवल, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, उसकी पीक वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द पीक वैल्यू, मतलब यू कैन से द मैक्सिमम करंट, कूल है। और टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम जिसपे वो करंट दे रखी है ऑलरेडी I 1 एम्पियर, इस टाइम पे निकालना है। टाउ क्या है, ये ही तो आपको समझना है, दिस इज द टाउ, एंड ये टाउ रिलेशन होता है
जैसे भी बताया था मैंने, टाइम कांस्टेंट गाइस, यानी L/R का ये रेशियो होता है, और L आपको दे रखा है 8.4, दिस इज 8.4 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस बच्चों दे रखा है 6। यहां से निकाल लेना टाउ, यहां पुट कर देना आई नॉट कैसे निकालोगे? जो आपको मैक्सिमम कंडीशन की अगर मैं बात करूं, V और R का यूज करना है आई नॉट निकालने के लिए, यानी आई नॉट निकालने के लिए V/R का यूज करना है मैक्सिमम करंट निकालने के लिए, और V दे रखा है आपको 12, 6 यानी 2 एम्पियर। तो बच्चे यहां पे लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 2, 1 - E - T/τ। सॉल्व कर लेना है, तो कैसे सॉल्व करें? ये 1/2 आ जाएगा और यहां बचेगा 1 - E - T/τ। और बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके जाओ, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो E - T/τ दैट इज 1 - 1/2, दिस इज हाफ ही तो बच रहा है भाई, हाफ ही तो बच रहा है। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको अगर आपने लिखना है दिस वैल्यू, तो E - T/τ और इधर आ रहा है आपका 1/2। अब दोस्तों एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है सर? जब यहां से E हटाओगे तो E हट के ये ln में चला जाएगा और ये बचेगा केवल, यानी T/τ लिखना है अगर, तो आप E को हटाना है तो इसको लिखना पड़ेगा ln of 1/2। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। और इस वैल्यू को वो चूंकि 1/2 इसको लिख सकते हो ln ऑफ ये 1 माइनस ln ऑफ 2, और ln ऑफ 1 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो -T/τ इक्वल टू माइनस ln ऑफ 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा गाइस, और T की जो वैल्यू दिख रही है तुम्हारे को, वो दिख रही है τ इंटू ln ऑफ 2। इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट करना और आंसर करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लगभग 1 मिली सेकेंड आंसर आएगा, 0.99 समथिंग कुछ आएगा, तो लगभग उसने आंसर दिया है अप्रोक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब 10⁻³ सेकेंड, और 1 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.99 या 0.98 समथिंग, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये केस होता है डिसकनेक्ट की गई है LR सर्किट से बैटरी, तब करंट यूज करते हैं I नॉट E - T/τ, बाकी तो सब सेम रहेगा। सॉल्व करने का तरीका वो तो एज इट इज सेम रहने वाला है ना बॉस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी जरूरी है, हालांकि बेसिक है, मतलब करना चाहिए और बच्चा कर भी लेता है, लेकिन फिर भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, जिससे कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए और इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो बच्चों थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर आर लेइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग ईच अदर। 2 लूप लिए गए हैं बाय द वे, पहला और दूसरा, बिना टच किए उनको टेबल पे रखा गया है। लूप ए कैरीज ए करंट विच इंक्रीजेज विद टाइम। करंट की डायरेक्शन नहीं बताइए, बट ये बताया लूप ए में करंट है, ये लूप ए है, ये बी है। सपोज करो करंट ऐसे है, ऐसे जा रही है इसमें ए में लूप, और ये करंट इंक्रीजिंग करंट है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। यानी अगर आप इंड्यूस कराना चाहते हो तो करंट को वेरी करना पड़ेगा, या तो वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। कांस्टेंट हो गई तो E 0 हो जाएगा, देयर इज नो EMI देन, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि ए वाले लूप में तो करंट इंक्रीज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स फॉर द लूप बी, मतलब लूप बी में जो करंट होगी भी नहीं होगी, और होगी तो कैसी होगी। तो उसने बोला कि लूप बी जो है ना, वो लूप ए की वजह से कैसे मूव करेगा। Remains stationary, is attracted by the loop A and is repelled by the loop A and rotate with its center of mass and with center of mass fixed। ध्यान से देखना ऐसे सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले देखो, जिस लूप में ऑलरेडी करंट है उसकी वजह से इसमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल इस लूप की वो इसके पास वाली साइड देखो, करंट ऐसे जा रही है, पास वाली, इसके पास वाली साइड ये है, करंट डाउन जा रही है। करंट अगर नीचे जा रही है, ठीक है, तो गाइज अगर करंट इधर है और ये लूप इधर है, तो अपना राइट हैंड यूज करो, कीप योर डायरेक्शन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को लूप की तरफ स्ट्रेच करो, देखो ऐसे, तो मेरा जो पाम है ना वो बाहर को है, मतलब इस लूप में इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो बाहर को होगा, और बाहर को फील्ड ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, यानी जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इसकी वजह से, सॉरी इसकी वजह से जो फील्ड होगा, नॉट इंड्यूस्ड, राइट। तो देख लो इस तरीके से, मतलब ये वाली जो बी कॉइल है, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इसकी करंट की वजह से वो बाहर को निकल रहा है, तो ये ऐसी करंट बना के तैयार करेगी जो बाहर निकलते हुए
फील्ड का अपोज करे, मतलब इसके अपोजिट फील्ड बना देगी। समझ में आया? लेंज लॉ मतलब इसमें ऐसी करंट इंड्यूस होगी बच्चों जो इसके अगेंस्ट फील्ड बनाएगी। तो अगर मैं इसमें ऐसी करंट बना दूं जो इस तरीके से फ्लो करे, इस तरीके से, देख लो आप, क्लॉकवाइज करंट का फील्ड अंदर होता है, मतलब ये करंट जो इसमें बनेगी, बी में जो करंट बनेगी वो अंदर वाला फील्ड बनाएगी जो बाहर वाले के अपोजिट है। बिल्कुल, मतलब इसमें जो करंट है, इस देखो इसमें ये करंट डाउन डायरेक्शन में जा रही है और इसमें अप, यानी अपोजिट है। जब करंट पास की दो कॉइल में अपोजिट होती है तो रिपल्शन होता है, देन देयर इज ए रिपल्शन। तो ये कॉइल इसको रिपेल करेगी, ध्यान देना, ये इसको रिपेल करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। तो देयर इज ए रिपल्शन बिटवीन देम। तो जो कॉइल बी है वो अट्रैक्ट नहीं होगी कॉइल ए की तरफ, रिपेल होगी। बात समझ में आ गई? यस। तो सबसे पहले इसकी करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करने के लिए ऐसी करंट इसमें बनाओ जो उसके अपोजिट बने, क्योंकि वो इंक्रीज करते हुए फील्ड का अपोज करेगा या डिक्रीज करते हुए फील्ड का भी अपोज करेगा। इस तरीके से समझना, इतना तो आपने बेसिक समझ रखा है। अब बच्चे लोग, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना वो भी एक नंबर प्रॉब्लम है, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उसका रिजल्ट घना इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर आप रीड करोगे उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, याद रखना। यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो भाई उस केस में एग्जिस्ट इन ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए and is directed into the plane of the paper as shown in the figure, the magnitude of induced electric field, जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसके बारे में बात कर रहा है। एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो डायग्राम आप समझ लेंगे पहले तो ये एक सर्कुलर रीजन है और इसके अंदर से अंदर को एक फील्ड पास हो रहा है मैग्नेटिक, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ये टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। और ये सर्कुलर जो रीजन है दैट इज द सेंटर गाइज, और इसकी जो रेडियस है, सो व्हाट इज द रेडियस, दिस इज ए, और इसके बाहर एक पॉइंट कोई पी है ये रहा, जिसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली वो रेडियस से तो ज्यादा है, ठीक है, ये वाला केस है। तो पॉइंट पी आउटसाइड में है, और जब भी कोई भी पॉइंट किसी रीजन के आउटसाइड होता है तो उसकी डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज्यादा होगी, समझ जाना। तो वही पूछ रहा है कि बताओ इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट से ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करे और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो उसके लिए इसका जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए वो होता है इंटीग्रेशन ई डी एल, ठीक है, ये होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी, और फाई बी ए लोगे, इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो अगर बी ए लोगे आप फाई की वैल्यू बी इंटू ए, और बी आपका चेंज हो रहा है तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए डी बी ओवर डी टी, ठीक है, ये बनेगा। तो ये रिलेशन है एक्चुअली, इसका यूज करेंगे, फिर इंड्यूस्ड डीएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और यहां से दो कंडीशन आपको निकल के आएगी। डीएल पूरे उसके लिए आर रेडियस के लिए जो भी पूरी लेंथ आएगी उसके सर्कमफेरेंस उसको ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो दो कंडीशन के लिए करेंगे कि इफ अगर ये डिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन रेडियस से ज्यादा है, जो कि उसने पूछा भी है, तो उस केस में यहां से जो ई की वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा आर के टर्म्स में जो इसकी डिस्टेंस है ये आर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एक ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रखना। और जो दूसरा रिजल्ट बनेगा, अगर आपने मान लिया इफ आर इज लेस देन ए, तो जब भी कभी आर ए से कम हो यानी रेडियस से, तो ये पॉइंट पी इसके बाहर नहीं इसके कहीं अंदर एग्जिस्ट करेगा बच्चों। और इस केस में जो ई आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है आर के। सरफेस पे आके फिर वो वैल्यू जब एक्सप्रेशन निकालोगे इंटरनल वाला सरफेस पे तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और ग्राफ अगर आपका बनाने को आ जाए इसका, तो ग्राफ ये आर है और ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे, क्योंकि ये देखो बाहर वाला केस है और ये स्ट्रेट लाइन वाला केस है, ऐसे बनेगा। तो फिलहाल ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो इट इज डिक्रीजेज एज 1/r ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है। तो उसने यही बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि डिस्टेंस आर पे है विच इज ग्रेटर देन रेडियस। तो दिस इज योर केस गाइस। जैसे दूर जाएंगे डिक्रीज करते जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो है, ये भी तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। आने वाले दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है बट हैं स्मार्ट और बेस्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है डिक्टो टेस्ट में भी आ जाते हैं, डिक्टो रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड
in any of the three situations. Okay, three situations, right? Their mutual inductance will be, wow, स्मार्ट क्वेश्चन देख लो, दो कॉइल हैं, ये बड़ी वाली है, इसको ऐसे रखा गया है, तो दूसरी को जस्ट इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, ये पहली सिचुएशन है ए। और दूसरी सिचुएशन में अगर एक कॉइल ऐसे रखी गई है तो दूसरी बिल्कुल इसके ऐसे रखी गई है, देख लो, ठीक है। और ये बी सिचुएशन है। और सी सिचुएशन की अगर बात करेंगे, अगर एक कॉइल बच्चों ऐसे रखी गई है तो वो बिल्कुल ऐसे इसके सामने रखी गई है, यहाँ पे ये है। अब पता है क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ किस केस में मैक्सिमम होगा। तो पहले कंसेप्ट को आपने अप्रोच करना है, छोटा है लेकिन खोटा क्वेश्चन है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी पूछे तो दो कॉइल है, कॉइल 1 कॉइल 2, कॉइल 1 कॉइल 2, कॉइल 1 कॉइल 2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों अभी बताया मैंने, phi = mi से आएगा, यानी m phi by I से आएगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको आप b × a × cos थीटा लिख सकते हैं। और अगर ये मैक्सिमम करना है तो cos थीटा यानी थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा, यानी cos थीटा 0 पे मैक्सिमम होता है, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे cos थीटा। तो आपने देखना है दोनों कॉइल में जो वेक्टर होगा सेम डायरेक्शन में, दोनों कॉइल में, यानी किस केस में सेम डायरेक्शन में होगा, उनके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। समझ गए, हम ये मान के चलेंगे। तो यहां पे आपको समझना है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस अरेंजमेंट को आप देखो। इस अरेंजमेंट के अगर आप डायरेक्शन देखेंगे वेक्टर की, इसकी एरिया वेक्टर की इधर जाएगी, क्योंकि बी ए cos थीटा यहाँ पे बन रहा है, और इसकी भी डायरेक्शन इधर ही जाएगी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थीटा 0 है। यहाँ पे देखोगे इसकी डायरेक्शन इधर बन रही है, इसकी इधर, और इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखोगे इसकी इधर है और इसकी इधर, और इन दोनों में 90 बन रहा है, और cos 90। आप एक तरीके से मतलब ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हो। तो केवल इसमें 0 डिग्री है, तो cos 0 मैक्सिमम यही बनेगा, तो मैक्सिमम इसी में होगा, म्यूचुअल मैक्सिमम सिचुएशन है। तो दिस इज द केस, यू हैव टू रिमेंबर गाइस, इसी से आपको अंडरस्टैंड करना है, इजिली आप सीख पाओगे, कर पाओगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। देखो भाई, उसने बोला है द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E with time t in a coil if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best represented as। तो एक there is a magnet, S pole, N pole, और इसको धीरे धीरे हम इधर लेके जा रहे हैं कॉइल की तरफ। एक कॉइल आपको दे रहे हैं, और कॉइल की तरफ जब इसको लेके जाओगे तो उसका फ्लक्स इससे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आएगी, इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, इंक्रीजेस, जब ये इसमें पास आएगी। लेकिन जब इसे पास क्रॉस करके दूर जाएगी मैग्नेट, जब दूर जा रही होगी तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स डिक्रीजेस। अंदर होगी जिस समय तो फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कॉइल इसको अप्रोच, ये मैग्नेट इसको अप्रोच कर रही है, फ्लक्स बढ़ेगा इसके अंदर से, और जब इसको छोड़ के दूर जा रही होगी क्रॉस करके तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो एंट्री पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और जब एग्जिट कर रही है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। और इंड्यूस्ड डीएमएफ आप सबको पता है -d∅/dt होता है। एंट्री पे फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ई आपका नेगेटिव रहेगा, ई आपका नेगेटिव रहेगा। इंड्यूस्ड डीएमएफ नेगेटिव साइन के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो एग्जिट पे -d∅/dt, चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस समय इंड्यूस्ड डीएमएफ का पॉजिटिव होगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब आपने एक ऐसा ग्राफ चूज करना है बच्चों जिसमें टाइम भी हो, इंड्यूस्ड डीएमएफ हो, और एंट्री वाला जो आपका इंड्यूस्ड डीएमएफ है वो नेगेटिव हो, यानी ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट हो, ऐसे वाला आपने चूज करना है। तो ग्राफ अगर यहाँ पे एकमात्र ग्राफ है जो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, देखो इनिशियल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाला, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पहले वाला एंट्री पे ई नेगेटिव आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, और ये वाला पॉजिटिव है तो बिल्कुल यही ग्राफ आप चूज कर सकते हो रैंडमली। बाकी कोई ग्राफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना। स्मार्ट प्रॉब्लम, स्मार्ट क्वेश्चन, यस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका कॉन्सेप्ट हालांकि नहीं बताना है मैंने, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है, एलआर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है कि कैसे डील किया जाता है। इसमें बहुत क्लियरली बोला है कि इन द सर्किट शॉन हियर द पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। ओके ओके ओके, तो मतलब इस तरीके से आप समझ लो, एक पॉइंट ए यहाँ पे है और देयर इज ए पॉइंट ए जो है ना, उसने ऐसे बोला है, ऐसे ए, एंड देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज सी,
एंड दिस इज रेजिस्टेंस R एंड दिस इज द कॉइल, ठीक है भाई, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, एंड दिस इज योर पॉइंट B। दिस इज द सिचुएशन, ये L है, ये R है, ये तुम्हें दिख रहा है, और ये बैटरी है, A और C पॉइंट है। उसने बोला कि ओके, द पॉइंट C is kept connected to the point A till the current flowing through the circuit becomes constant। इसको इससे कनेक्ट करके रखा गया जब तक कि इसमें करंट कांस्टेंट नहीं हो गई, बंद करके रखा गया, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड सडनली पॉइंट C is disconnected। अचानक ही पॉइंट C को यहां से डिस्कनेक्ट किया जाता है, ऐसे मतलब इस वायर को तोड़ दिया जाता है, C और A का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। एंड पॉइंट A एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट B, और A को B के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान से समझना, A और B में कनेक्शन कर दिया है इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो, C पॉइंट तो इनसे अलग हो गया एक तरीके से, A, C और B, एंड C इज कनेक्टेड डिसकनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड नो एंड कनेक्टेड टू B। नहीं, मैंने गलत किया। जो C पॉइंट है, A से तो डिस्कनेक्ट कर दिया, B से कनेक्ट कर दिया है, यानी C को B से कनेक्ट किया गया है, C को A से हटा के B से। तो आप देख लो, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये यानी ये बैटरी एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड, जो बैटरी है गाइस वो डिस्कनेक्टेड वाला केस है। तो आप समझ गए, LR सर्किट आपस में कनेक्ट है लेकिन बैटरी रिमूव हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो डिस्कनेक्ट वाला केस, अगर करंट पूछ बैठे तो I = I नॉट E - T by टाउ वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। लेकिन पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। तो उसने बोला द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर एट T = L/R विल बी इक्वल टू। भाई आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका रेशियो बताओ। ये आपको बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बैटरी हटा दी जाती है तो इसमें करंट डिक्रीजिंग वाला केस होता है, करंट डिक्रीजिंग वाला है। अब जो मैक्सिमम करंट होगी धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगी। तो इस केस में जब करंट डिक्रीजिंग वाला केस होता है, LB है, सपोज करो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VL और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VR, क्योंकि डिक्रीजिंग वाला केस है बच्चों। तो KVL यूज करो, कुछ भी यूज करो, तुम्हें समझ आना चाहिए कि करंट इसमें जो मैक्सिमम है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। और जब करंट डिक्रीज करती है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो माइनस से प्लस काम करेगा, यानी माइनस से प्लस। तो माइनस से जब प्लस जाओगे, माइनस से प्लस, तो इसका वोल्टेज प्लस VL लेना है। और चूंकि डिक्रीजिंग करंट इसमें एंटर कर रही है इसमें, तो ये भी प्लस VR लेना है। और चूंकि पूरा सर्किट क्लोज है तो इक्वल टू 0 करना है, सिंपल। और इनका रेशियो निकालने के लिए VL = -VR करना है। और रेशियो किसका पूछा गया? VR/VL। तो VR/VL एंड दैट इज -1, यानी इनका रेशियो -1 आएगा, ऐसे समझना है। डिक्रीजिंग वाला केस है, VL + VR = 0 करना है, क्योंकि क्लोज्ड लूप है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो बस यही पूछा था, और -1 इज योर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अच्छा है, अगर समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं सॉल्व होगा। कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है। रिमेनिंग ऑल द प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट, जिनके थ्रू आपके रिमेनिंग सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, पक्का पक्का एंड पक्का। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइज, और उसको पढ़ लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या दे रखा है और कैसे सॉल्व करना है। एन आर्क लैम्प रिक्वायर्स ए डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है। करंट दे रखी है आपको डायरेक्ट, दैट इज 10 एम्पियर, और किस वोल्टेज पे है? एट वोल्टेज V1 दे रखा आपको 80 वोल्ट, ये आपका वोल्टेज है। इफ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट RMS वोल्टेज होता है ऑब्वियसली, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू, यानी L की वैल्यू निकालनी है। तो बाय द वे R और L की बात कर रहा है, ये R के लिए वैल्यू है, तो एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर कॉइल है, ये वाली बात कर रहा है। और आपने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है? AC मेन से आपने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, है ना, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो दिस इज R एंड दिस इज योर L। इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा बच्चों VL, और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VR, जो कि डायरेक्ट करंट के केस में ऑलरेडी दे रखा है 80। और इसका ओवरऑल चूंकि RL सर्किट है, ओवरऑल नेट वोल्टेज कैसे निकालते थे? याद करो, RL में VR² + VL², ऐसे निकालते थे,
ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज आपको टोटल सर्किट का दे रखा है, दैट इज 220 ऑब्वियसली, तो यहाँ लिखेंगे 220 एंड इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ वी आर दे रखा है 80 का स्क्वायर, और वी एल को लिखेंगे आप ऑब्वियसली आई इंटू एल, आई भी दे रखी है आपको, आई इंटू एल है ना, आई इंटू एक्सएल, सॉरी, क्योंकि उसका जो रिएक्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, दिस इज एक्सएल, कूल है, और इसका आप करेंगे स्क्वायर, तो यहां से आप एक्सेल निकालना पड़ेगा बच्चों आपको, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। होप सो यू गाइस अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 220 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ करंट का स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर इंटू एक्सएल का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से एक्सएल निकालेंगे, एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो एल आ जाएगा एक्सएल बाई ओमेगा, ये आप यहाँ इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज दे रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सएल ओवर 2 पाई एफ, और जब हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है तो एफ की वैल्यू है, तो ये एफ यहाँ उठा के पुट कर देना, एक्सएल यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड दिस इज अमेजिंग। 0.065 हेनरी इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए ध्यान से करना, चेक कर लो। पहले डीसी सप्लाई की जा रही थी, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा, उसकी करंट दे रखी है, वोल्टेज उसका दे रखा है, फिर रेजिस्टेंस को एल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता ही है नेट वोल्टेज ऐसे लिखते हैं। अगर इंपीडेंस निकालना है वो भी तो पता ही तुम्हें, इंपीडेंस निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ना, बस यहाँ से आ जाएगा इंपीडेंस, तो वो तो तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, कैसे डील करना है, सब तुम्हारे सामने है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है एसी की ही है ऑब्वियसली, लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो रिवाइज होने जरूरी है, तो उसके थ्रू आप उसको भी क्रैक कर सकते हो, रिवाइज ऑब्वियसली कर सकते हो, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ की और करंट की दे रखी है, ई दे रखा है आपको 100 साइन ऑफ 30t एंड करंट दे रखी है आपको 20 साइन ऑफ 30t माइनस पाई बाय 4। ओ, ये वोल्टेज की वैल्यू है, तो ये इसका V नोट होगा, मतलब पीक वोल्टेज, ये इसकी करंट होगी, मतलब पीक करंट, और यहाँ साइन 30 है, यहाँ साइन 30 और माइनस पाई बाय 4 है, तो फेज डिफरेंस इनके बीच में 5 पाई बाय 4 दे रखा है। बस इतना याद रखो, दोनों फंक्शन सेम है साइन के। पूछ रहा है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, एवरेज पावर का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये हमेशा याद होना चाहिए। RMS वैल्यू आपको पता ही है, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पावर जो एवरेज होगी वो V नोट I नोट के टर्म्स में बाई 2 आएगा इंटू कॉस फाई। V नोट कितने हैं 100, अच्छा यूनिट जरूर देख लेना, यूनिट 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 यूनिट, चलो भाई नहीं दिया तो मैं एज इट इज लेके चल रहा हूँ, राइट। तो 100 इंटू 20 बाई 2 और कॉस आएगा पाई बाई 4। बच्चों ये 45 है, ये आप सॉल्व कर लेंगे 1/√2 पुट करके, ये एवरेज पावर आ गई। वॉट लेस करंट पूछा है, जब भी कभी पूछे दैट इज वॉट लेस करंट, तो इसको हम लिखेंगे IW, और ये हमेशा होती है IRMS इंटू साइन फाई, ये इसका फॉर्मूला है, बस सिंपल, जिसका फॉर्मूला है। तो वॉटलेस करंट भी आप निकाल सकते हैं, IRMS को लिख सकते हो आप पीक करंट ओवर √2 इंटू साइन ऑफ 45। पीक करंट कितनी है भाई लोग, दैट इज 20/√2 और साइन 45 1/√2, तो 10 एम्पियर आ गई ना। इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, मैच करा लो, दोनों फॉर्मूले यूज हो चुकी हैं। चलते हैं आगे, धुरंधर खिलाड़ियों के खिलाड़ियों बॉस। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, दो बार तो एटलीस्ट 2-3 बार रिपीट हो चुका है, राइट। द फिगर शोज ए स्क्वायर लूप एल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप है, ये देख सकते हो आप, ये एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, ये वाला, और इसकी जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। चलो भाई बढ़िया है, बढ़िया है। विच इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, इसको एक रेजिस्टेंस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया गया, बढ़िया है भाई, ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर उसने बोला एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, पूरा सिस्टम राइट को जा रहा है, स्पीड इतनी है, बढ़िया बढ़िया, ओहो ओहो। एट सम इंस्टेंट अ पार्ट ऑफ एल इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब ये चल रहा होगा तो एक पार्ट है इस पूरे सिस्टम का जो कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डॉट बनाया है, मतलब आउटसाइड को है, बाहर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये वाला पार्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है भाई, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल इज 1.72, ऐसा कुछ दे रखा है यार, है ना,
रेजिस्टेंस दे रखा है उसका 1.72, एक बार डेटा चेक करेंगे। करंट इन द लूप, यानी ये जो लूप है ना इसका भी रेजिस्टेंस दे रखा है कुछ 1.72 दे रखा है, आई थिंक सो। तो बताओ इसमें करंट क्या होगी। तो यार एक चीज देखना, कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो सबसे पहले उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL से आ जाएगा। जब ईएमएफ आ जाएगा तो करंट उसमें कितनी होगी, वो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होगा ना, नेट रेजिस्टेंस, यही होता है तरीका। तो वोल्टेज निकाल लेंगे हम BVL से और R इक्विवेलेंट आपको यहां निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है भाई गाइज, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं मेरे को, हाँ 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी B की वैल्यू 1 टेस्ला है और वेलोसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻², और लेंथ दे रखी है आपकी 5 उसकी, तो 5 × 10⁻² लेंथ है, सब कुछ दे रखा है। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। देखो ध्यान से, अगर आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस देखो तो 1 2 1/2 1/2, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है, 2 ये और 4 ये, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 2 4 2 + 4, यानी आ जाएगा 2 × 4/6 यानी 4/3। अगर बच्चों ये 4/3 आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस 4/3 आ रहा है और इस लूप का रेजिस्टेंस ये दे रखा है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, नेट आएगा 1.72 और प्लस 4/3, और 4/3 मतलब 1.33। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1.7 ही होगा, 3 मान लो आप, तो इसको ऐड करेंगे, यहां पुट करेंगे, आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। और करंट मेरे ख्याल से उसने दिया है 170 माइक्रो एम्पियर के आसपास आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या करना होता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तुम्हारे सामने एक बार पूरा प्रॉपर डेटा आप चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर, डिफिकल्ट से लग रहा था डायग्राम देखने को, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जिसमें आपको कुछ रिलेशंस याद रखने, तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा, क्योंकि ये याद करने वाली जरूरी चीजें हैं। अगर सॉल्व करने बैठोगे पूरा रिलेशन डिराइव करोगे तो बहुत लेंथी है भाई। लास्ट 2 प्रॉब्लम गाइस, क्वेश्चन को रीड करके तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या चलने वाला है। बेसिकली देयर आर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ L, ठीक है। इनर एंड आउटर कॉइल हैविंग रेडियस R1 एंड R2, लेंथ सेम है, एक की रेडियस कम होगी एक की ज्यादा होगी, एक ऐसा मान लो एक ऐसा, लेंथ सेम है। अगेन आई रिपीट गाइस, ये रहा। तो इस अंदर वाले की रेडियस R1 है और जो बाहर वाला है ये, इसकी रेडियस R2 है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 ऑब्वियसली, तो ये है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स देखो आप, तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 पर यूनिट लेंथ दे रखी है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे और उसके N2 बड़े वाले में जो टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ वहां पे, और इनकी जो लेंथ है दोनों की दैट इज L। तो या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस बनेगा ना भाई, बाहर वाले में करंट मान लो दूसरे वाले का निकाल लेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो पहले देखते पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल, यानी इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो अंदर वाली कॉइल है छोटे वाली, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो निकालो। तो जब भी किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा होगा बच्चों μ0N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसका स्क्वायर बना लेंगे, और πr1 का स्क्वायर इंटू L, ये याद रखना है। और ये इसका एरिया है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो μ0 स्क्वायर इंटू A1। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये होगा μ0 इंटू दिस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों का जो बनेगा M, वो होता है μ0 N1 N2, दोनों N1 N2 उनके जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट है उनका प्रोडक्ट होएगा, और अंदर वाली का एरिया यानी πr1 स्क्वायर इंटू L, ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो सोलेनॉइड हो और इस तरीके से रखे, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। किसी भी एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि वो सिंगल है, कोई अपना है तो उसी के टर्न्स होंगे, उसी की रेडियस होगी, लेंथ होगी, बस दोनों को देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो। जब आप इसको m बाई दिस करोगे तो ऑब्वियसली m बाई L डिपेंड कर रहा होगा यहाँ पे N2 बाई N1। सॉल्व करके देख लो गाइस, क्योंकि N1 आपका एक कैंसिल हो जाएगा, N2 बचेगा फिर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये आपको याद रखना है। सुपर कूल, यस। फिर भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने रिजल्ट बताया, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम, लेकिन बेस्ट प्रॉब्लम डिक्टो आने के लिए थारे एग्जाम में, राइट। अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L। एक टेबल पे रखा गया है, एक स्ट्रिंग है ये रहा, और एक मेटालिक रॉड को देखो यहाँ पे इस तरीके से रखा गया है।
तो यार इसकी जो लेंथ है वो L है, और यहाँ पे जिस ये स्ट्रिंग है इसको टाइट किया गया, इसकी लेंथ है 2L, और रॉड ये है आपके पास, ठीक है। और इसको इसके अगेंस्ट घुमा दिया जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, किसी टेबल पे रखा हुआ है, समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इफ देर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द रीजन, तो EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, और एंड्स ऑफ द रॉड मतलब ये एंड अगर A है ये B है, इस रॉड के एंड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें इंड्यूस्ड EMF बनेगा। जब भी ऐसा केस होगा ना, तो आप देखो यहां रॉड केवल यहां से यहां तक है, ये तो स्ट्रिंग है, आप समझ रहे हो। तो हम इस रॉड का एक छोटा सा मास, एलिमेंटल मास कट करते हैं, और जिसकी लेंथ होगी dx, और जिसके अबाउट ये घूम रहा है वहां से डिस्टेंस मान लेंगे x, और इसका जो मास होगा उसको मान लेंगे dm। ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा इस एलिमेंटल की वजह से स्मॉल होगा। आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी है इसमें, हालांकि तो इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो हमें पता है E को हम कैसे निकालेंगे, जब एंगुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या वेलोसिटी को फॉलो करता है, तो हम निकालेंगे DE इक्वल टू BVL, कितनी dx, स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल फील्ड है, पोटेंशियल है, तो यहां इंटीग्रेट करेंगे तो DE का E बनेगा, और इंटीग्रेशन B मैग्नेटिक है और V लीनियर वेलोसिटी है इसकी, ये वाला एंड, इसका हर एंड जब जाएगा तो उस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो इस पे वेलोसिटी अगर हम V मान लें तो वो R ओमेगा होगी इस एंड पे, अगर मान लें तो R, आपको पता है जब एंगुलर प्रॉपर्टी यूज करता है तो V इक्वल टू R ओमेगा होता है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो हम लिखेंगे x ओमेगा इंटू dx। डिस्टेंस अलग अलग होगी, वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन ओमेगा तो सेम रहेगा ना भाई। और कहां से कहां तक, इस पॉइंट से ये वाला एंड कितनी डिस्टेंस पे है, यहां से यहां तक 2L, लेकिन ये वाला एंड क्योंकि पूरी रॉड कवर करनी है, कितनी डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक 2L प्लस L 3L, तो 2L से लेके 3L तक लिमिट लग जाएगी। तो बच्चों यहां से B और ओमेगा तो बाहर आएगा, अंदर केवल x dx बचेगा, और लिमिट बनेगी 2L से 3L, एंड इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता होना चाहिए, B ओमेगा x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, और बाई 2, और लिमिट लगेगी 2L से 3L गाइज। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो E आ जाएगा, 2 बाहर ले लो, B ओमेगा बाई 2, और x की जगह पहले 3L पुट करो तो 3L का होल स्क्वायर, माइनस फिर x की जगह 2L पुट करो, 2L का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, जो भी होगा वो आंसर होगा। एंड दिस इज द वे टू हैंडल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बता दिया कैसे डील करना है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर EMI एंड AC फॉर योर एडवांस प्रॉब्लम फॉर योर नीट 2026। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे मस्त तरीके से। सीट है ये पूरी डाउनलोड कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, अगेन डाउट आएगा तो पूछ लेना, सर मानेगा नहीं। नेक्स्ट जो भी हम डिस्कस करेंगे MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। फिर लास्ट बचेगा बच्चे आपके पास, आप सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिल्कुल लास्ट में डील करूंगा आप सबके वास्ते। ये 2 बचे हैं, सीरीज कंप्लीट। थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि हमने शिफ्ट किया, उसमें काफी टाइम लग रहा है, एडजस्टमेंट एंड ऑल, उसकी वजह से, वरना अभी तक ये चला गया होता है। और जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए सीरीज हमारी लेट हो चुकी है, बट मोस्ट प्रोबेबली जल्दी स्टार्ट होकर मैं जल्दी फिनिश भी करूंगा, सो आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डाउट आएगा तो पूछेंगे जरूर। नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।